जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्लीपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज 20th मई फ्राइडे और दोस्तों आज की एडिटोरियल डिस्कशन में हम 3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों, आज एक आर्टिकल हिंदू में आया है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, जो कि पब्लिक हेल्थ एंड मैनेजमेंट कैडर की बात कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक आर्टिकल डिस्कस किया था। आज हम पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट की बात करेंगे। कोरोना वायरस के चलते पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट का जो सारा का सारा सिनेरियो है हमारे सामने काफ़ी एक्सपोज हुआ है। क्या कमियां हैं, इसको कैसे सुधारा जा सकता है। यहाँ पे बात करेंगे नेशनल हेल्थ पॉलिसी की भी, जो कि 2017 में लॉन्च करी गई थी। और दोस्तों उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल, ये बायोडिवर्सिटी से रिलेटेड है, बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, ये भी हिंदू में आया है, लिंकिंग नेचर एंड ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पे बायोडिवर्सिटी की बात करेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करेंगे, और दोस्तों अंत में एक और आर्टिकल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड है। इथेनॉल ब्लेंडिंग की यहाँ पे बात करेंगे, जो इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी है, सरकार ने जो पॉलिसी जो 2018 में लॉन्च करी थी, तो अभी उसको लेके कुछ अमेंडमेंट करी गई है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी दोस्तों शुरू करने से पहले, जैसे कि आप जानते हैं हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है, प्रीलिम्स 2022 बहुत नज़दीक है, अब 2 ही हफ्ते रह गए हैं। तो आज एनवायरनमेंट का सेशन मनमीत मैम ने लिया था, कल आयर का सेशन होगा, या आयर का सेशन मैं लूँगा कल दोपहर को 12 बजे लाइव होगा यूट्यूब पे टेलीकास्ट। और बाकी दोस्तों ये वीक 2 का शेड्यूल है, तो वीक 2 तो खत्म हो गया, आज एनवायरनमेंट था, कल आयर होगा, तो ये वीक 3 का शेड्यूल आपके सामने ये रहा, तो इस शेड्यूल को फॉलो करते रहिए। चलिए सो दोस्तों शुरू करते हैं आज की चर्चा के साथ। अब देखिए यहाँ पे बात करी जा रही है पब्लिक हेल्थ और मैनेजमेंट कैडर की। देखिए ऐसा है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 की थी, उसमें ये बात अनाउंस करी गई थी कि देखिए बहुत शॉर्टेज है पब्लिक हेल्थ वर्कफोर्स की, अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है ट्रेंड स्पेशलिस्ट की। अब देखिए, अब हर चीज़ जनरलिस्ट डॉक्टर्स के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। कोरोना वायरस के चलते हमने ये भी देखा, कई कई ऐसी स्टडीज़ हुई, देखिए कई सारी ऐसी फील्ड थी जो कि इमर्ज हुई सामने। एपिडेमियोलॉजी की बात करें, ठीक है, डिजीज सर्वेलेंस की बात करें। अब इस तरह की टेक्निक्स के लिए आपको स्पेशलिटी चाहिए। और अगर हम, जैसे नेशनल हेल्थ पॉलिसी में ये बात करी गई थी कि हम चाहते हैं कि आने वाले सालों में हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड कर सकें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट और हेल्थ मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट लोगों को भी हायर करना शुरू करें। तो इसके चलते स्टेट्स को एडवाइस किया गया था कि भाई आप अपना अपना एक्शन प्लान बनाइए, और आप अपने जो यहाँ पे जो कार्डिनल स्ट्रेंथ्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके जो वेकेंट पोस्ट है उसको आप फिलअप करिए। ठीक है, अब जो रिवाइज्ड वर्जन आया है इंडियन पब्लिक हेल्थ सिस्टम का, वो फिर से इस बात को हाईलाइट कर रहा है ऑफ द रेलेवेंस ऑफ द इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज थ्रू दी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। चलो, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेकर भी बहुत सारी क्रिटिसिज्म की जाती है कि हम इतना खर्चा नहीं करते हैं, हमारा जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स जीडीपी, अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो बहुत कम है। अब खर्चा बढ़ाने की ज़रूरत तो है, और हम ये भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, डॉक्टर्स की बहुत कमी है। अब डॉक्टर्स की कमी एक चीज़ है, डब्ल्यूएचओ का रेशो बार बार आता रहता है कि अगर हम डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशो की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी कमी है। हेल्थ स्पेशलिस्ट की बात आ जाती है। अब इतने सारे पढ़े लिखे लोग हैं, इतने सारे पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स हैं, लेकिन वो इस बात को इतना अटेंशन क्यों नहीं दे पाते हैं। ये जो नीड फॉर पब्लिक हेल्थ कार्डर की जो बात यहाँ पे करी जा रही है, उसको इतनी कम पॉलिसी टेंशन क्यों मिली है। ठीक है, देखिए अब कोविड-19 की अगर हम बात कर ही रहे हैं यहाँ पे, तो कितने महीनों के लिए, देखिए नई बीमारी थी, कोविड के बारे में दुनिया को भी नहीं पता था। देखिए डॉक्टर साइंटिस्ट दिन रात एक करके इस बीमारी के बारे में समझ रहे थे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसको इसकी बीमारी के साथ लड़ा कैसे जा सकता है। ठीक है, इनफैक्ट लॉकडाउन्स हो रहे थे, लॉकडाउन्स का पर्पस क्या था होने का, यही पर्पस था कि पहले जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रैंप अप किया जा सकता है, कोई इमरजेंसी आए तो हम प्रिपेयर्ड हो। तो नई बीमारी थी, लेकिन अब पिछले 2 साल में ये बात तो क्लियर होगी कि चाहे चलो स्वाइन फ्लू है, चाहे ये कोरोना वायरस है, चाहे कोई और किस्म की बीमारी हो, चाहे वो एंडेमिक है या वो पैंडेमिक है, किसी भी किस्म की बीमारी हो, लेकिन बहुत सारे स्पेशलिस्ट लोगों की ज़रूरत पड़ती है, खास करके स्किल्स इन अ ब्रॉड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स। तो एपिडेमियोलॉजी है, बायोस्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, डिजीज़ मॉडलिंग है, हेल्थ मैनेजमेंट है। अब हमारा जो पैंडेमिक रिस्पॉन्स था वो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक ओरिएंटेड था। ठीक है, अब आप एक जनरलिस्ट डॉक्टर्स के पास जाके दवाई ले रहे हैं, अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, फाइन, लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का होना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि इस ट्रीटमेंट को ट्रीट कर सकते हैं, जिनमें वो कला है इस तरह के ट्रीटमेंट में अपनी स्पेशलिटी दिखाने का। अब जितना भी हम कर लें, कोई ब्यूरोक्रेट हो या कोई क्लिनिक, कोई सिंपल जनरल डॉक्टर हो, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट का रोल है या पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट का रोल है वो तो फुलफिल नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्टेट्स को भी हेल्प करने की ज़रूरत है। अब तो पहले ये पता लगाना चाहिए कि स्टेट्स कितना इंटरेस्टेड है पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर स्पेशलिस्ट को रिक्रूट करने के लिए, उनकी कितनी ज़्यादा इच्छा है। और उसके बाद फिर आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है ऐसे स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज को
जिनको इस तरह की पोजीशन पे डाला जा सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना कि चलो वैकेंसी बहुत है तो हम क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर दें जिस बिकॉज हमने सीटें भरनी है, ठीक है। और उसके अलावा और भी बेहतरीन पॉलिसीज़ ड्राफ्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम पॉलिसीज़ तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, ठीक है, पॉलिसीज़ डिज़ाइन कर देते हैं, ड्राफ्ट कर देते हैं, रोज़ी लैंग्वेज में लिख देते हैं, हेल्थ को लेके, पब्लिक हेल्थ को लेके बहुत सारी बातें लिख देते हैं, लेकिन जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वहाँ पे इतनी इच्छा देखने को नहीं मिलती है, पॉलिटिकल विल देखने को नहीं मिलती है, ब्यूरोक्रेटिक विल देखने को नहीं मिलती है। तो इस चीज़ से लड़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए बाकी दोस्तों, प्रीलिम्स को जैसे आप जानते हैं 2 ही हफ्ते रह गए हैं, तो दोस्तों अगर आप प्रीलिम्स के हमारे कोर्सेज अवेल करना चाहते हैं तो फ्लैट 50% ऑफ अभी भी उन पे चल रहा है। कूपन कोड क्या है? ऑफ 50। तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि देखिए आप अपने आप को इस वक्त प्रैक्टिस करें, टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए। तो दोस्तों जैसे 5 फुल लेंथ अगर हम बात करें हमारी टेस्ट सीरीज़ की तो 28 टोटल टेस्ट है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो अगर आपने ये अवेल करना है, आपने अभी टेस्टिंग अपने आप को इतनी नहीं करी है, तो बहुत उचित समय है कि आप अपने आप को टेस्टिंग करिए। ऑफ 50 कोड रहेगा, इसको अप्लाई करके आप इसको अवेल कर सकते हैं और आप ये दिए गए नंबर पर कॉल करके भी इसके बारे में असिस्टेंस ले सकते हैं। चलिए अगला आर्टिकल, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे, पॉकेट्स ऑफ होप लिंकिंग नेचर एंड ह्यूमैनिटी। तो बायोडाइवर्सिटी की बात करें, देखिए वो लिविंग फैब्रिक है हमारे प्लानट का। अब बायोस्फीयर की बात यहाँ पे आती है। देखिए बायोस्फीयर वहाँ जिसको हम जोन ऑफ लाइफ कहते हैं, जहाँ पे ज़िंदगी एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे आपका एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है। अब आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने ये बताना है कि रिपोर्ट रिलीज कौन सा इंस्टीट्यूट करता है। ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि हु रिलीजेस दिस रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट के हिसाब से 2019 में आई थी, कोई नई बात नहीं है इसमें। क्या बातें करी गई हैं, क्या मुख्य कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस के? तो हमको पता है कि भाई तापमान बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, है ना। क्लाइमेट चेंज को रिलेटेड चाहे वो फ्लड्स आ रहे हैं, चाहे वो गर्मी बढ़ रही है, चाहे वो सर्दियाँ बहुत बढ़ रही हैं, ठीक है, इन्वेसिव स्पीशीज़ हो, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, लैंड डिग्रेडेशन है, डिफॉरेस्टेशन है, अर्बनाइजेशन रिलेटेड चैलेंजेस है, पोल्यूशन है, तो ये सब चीज़ें आती हैं। तो क्या धरती स्ट्रेस के अंडर है? देखिए एक बड़ी अच्छी कहावत है, एक और आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर ये कहावत किसने कही थी। तो कहावत क्या है? देखिए आपकी ज़रूरतों के लिए तो कुदरत के पास काफ़ी कुछ है आपको देने के लिए, लेकिन आपकी लालच के लिए, आपकी स्वार्थ के लिए कुदरत के पास इतना अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। इनफैक्ट कुदरत की जो कैपेसिटी है अपने आप को रीजनरेट करने की, रीजेवनेट करने की, वो साल बर साल कम होती जा रही है। अब अगर इस बात को एड्रेस नहीं किया, देखिए तो फिर बहुत चिंता की बात रहेगी। अगर आने वाले समय में पेड़ पौधे नहीं होंगे, जंगल नहीं होंगे, तो जानवर नहीं होंगे, ठीक है, चिड़िया नहीं होंगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम डिस्टर्ब होंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम डिस्टर्ब होंगे, तो दुनिया कहाँ जाएगी? आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चाहे आप कुदरत को एक एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करें, चाहे आप उसको धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करें, किसी ज़माने में पेड़ पौधों को पूजा जाता था, आज पेड़ पौधों को काटा जाता है। बट मूड पॉइंट क्या है? जो मेन पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि देखिए धरती माता की रक्षा करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तभी जाके चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो इंसान हैं, तभी जाके कलेक्टिवली वो कोएग्जिस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में बात कर लेते हैं। अभी आई एम श्योर प्रीलिम्स का टाइम अभी पास में है, तो इसके बारे आपने एनवायरनमेंट में भी और ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। एनसीईआरटी में बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे अच्छा खासा मेंशन भी है, आई एम श्योर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे आती है बात वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स की। अब ये कब क्रिएट किया गया था? 1971 में बाय यूनेस्को। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स यानी कि जहाँ पे ज़िंदगी एग्जिस्ट करती है, जोन ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं, जहाँ पे इंसान रहते हैं, लेकिन इंसानों को रहना पड़ता है इन हार्मनी विद नेचर। अब ऑब्वियसली बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का एक और फ़ायदा भी है। देखिए कम्युनिटी लेड सोल्यूशन सामने आते हैं कि कैसे नेचर को कंजर्व किया जा सकता है। बायोस्फीयर रिजर्व्स को कहा जा सकता है एज लर्निंग प्लेसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उनको स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ कहा जा सकता है जहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे इंसान सीख सकते हैं। तो चाहे वो धरती है, चाहे वो पानी है, चाहे वो हवा है, ठीक है, चाहे वो कोस्टल इकोसिस्टम है, व्हाटएवर इट इज़, ठीक है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, तो बायोस्फेयर का जो डोमेन है इन सभी एरियाज में आ जाता है। अब बायोस्फेयर रिजर्व्स को नॉमिनेट तो नेशनल गवर्नमेंट्स करते हैं, है ना। हर एक कंट्री की बात करें तो नेशनल गवर्नमेंट्स नॉमिनेट करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स को, लेकिन जो जुरिस्डिक्शन है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर आता है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं बायोस्फीयर जहाँ पे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर को एग्जिस्ट कर रहा है, और बायोस्फीयर को हम जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं। एनसीईआरटी में भी आपने आई एम श्योर इसके बारे में बहुत पढ़ा होगा। अब बायोस्फीयर में अगर हम बायोस्फीयर एंड साउथ एशिया की बात करें जो यूनेस्को डेजिग्नेटेड है, देखिए दोस्तों कुछ फैक्चुअल बातें हैं, अगेन प्रीलिम्स पास में है तो ध्यान से इन बातों को पढ़िएगा, ठीक है। कुछ वैल्यू एडिशन हो जाती है, लास्ट के कुछ दिनों में कोई ऐसी बातें हमारे सामने आ जाती हैं।
अब देखिए साउथ एशिया में 30 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो कि डेजिग्नेटेड हैं यूनेस्को के द्वारा। पहला जो था बायोस्फीयर रिजर्व हुरुलू, वो श्रीलंका में था, जो कि 1977 में डेजिग्नेट किया गया था। इंडिया में, भारत में जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व था वो डेजिग्नेट किया गया था यूनेस्को द्वारा सन 2000 में। कौन सा था वो? नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये जैसे कि आप जानते हैं नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व जो है तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, ये तीनों स्टेट्स के क्रॉस स्ट्रेच करता है। अब यूनेस्को डेजिग्नेटेड जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं दोस्तों, वो हमारे यहाँ पे 12 ऐसी साइट्स पे हैं, और पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है, ये भी रीसेंट एडिशन 2020 में हुआ था। अब कंफ्यूज नहीं हो ना, भारत सरकार द्वारा जो डेजिग्नेटेड हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो 18 हैं, और यूनेस्को द्वारा जो डेजिग्नेटेड है वो 12 है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। देखिए ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के द्वारा जो डेजिग्नेटेड है, ये 12 के 12 आपके सामने हैं। जैसे नीलगिरी 2000 में डेजिग्नेट किया गया था, पन्ना 2020 में, ठीक है, ग्रेट निकोबार 2013 में। तो आप इसको थोड़ा स्टडी कर लेना, ठीक है, फैक्चुअल चीज़ें हैं, काम आ जाती हैं। और उसी तरह से भारत में अगर हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व्स की, जो कि नोटिफाई किया जाता है बाय द नेशनल गवर्नमेंट, तो वो इस तरह के 18 हैं, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। अब बात करें साउथ एशिया के हम इकोसिस्टम्स के बारे। देखिए साउथ एशिया में देखिए अब हिमालयस भी हैं, ग्लेशियर्स भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, ओशन भी है। तो यहाँ पे अगर हम इकोसिस्टम्स की बात करें तो बहुत डाइवर्स सेट ऑफ इकोसिस्टम्स हैं। तो अगर हम शुरू करें भूटान, इंडिया और नेपाल से, तो कितने सारे ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे। गंगोत्री की बात करें, यमुनोत्री की बात करें, लेक्स हैं यहाँ पे, अल्पाइन इकोसिस्टम है। फिर अगर हम नीचे आके देखें मालदीव्स, श्रीलंका, इंडियन ओशन के टुवर्ड्स आके देखें, तो यहाँ पे कोस्ट लाइन्स हैं, कोरल रीफ्स हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं। अब यूनेस्को के साथ मालदीव्स ने भी एम्बार्क किया है ऑन अ प्लान टू एस्टैब्लिश पायलट साइट्स फॉर द कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कोस्टल इकोसिस्टम। अब साइंस बेस्ड प्लान्स की अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, देखिए यूनेस्को के जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है ना, ये साइंटिफिक बेस्ड तरीके से मैनेज किए जाते हैं। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि लोकल सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर नहीं किया जाता। लोकल सॉल्यूशन जो है जहाँ पे सस्टेनेबल तरीके से इंसान रह सकते हैं कुदरत के साथ, जानवरों के साथ, तो वो भी बहुत ज़रूरी होती हैं। और जो कम्युनिटी लेड सॉल्यूशंस हैं, देखिए जो पुरानी परंपराएं हैं, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, जो कम्युनिटीज़ फॉलो करते आ रही इतने सालों से, उनका भी खास ध्यान रखा जाता है जब हम साइंटिफिक बेस्ड सॉल्यूशंस डिज़ाइन करते हैं एज फार एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द बायोस्फीयर रिजर्व्स इज कंसर्न। देखिए सरकारें ही होती हैं जो डिसाइड करेंगे कि कौन सा एरिया नॉमिनेट करना है। यूनेस्को नहीं बोलेगा सरकार को जाके कि आप इसको, इस एरिया को आप बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दीजिए, उसको कर दीजिए, ये सरकारों ने डिसाइड करना है। लेकिन यूनेस्को के अप्रूवल से पहले जो साइट्स हैं उनको एक्सटर्नली और साइंटिफिकली एग्जामिन जरूर किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक नई बात पता लगी कि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल प्रायोरिटी लिस्ट में है यूनेस्को के, बिकॉज यहाँ पे कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व एग्जिस्ट नहीं करता। चलिए सो दोस्तों बढ़ते हैं अगले एडिटोरियल के टुवर्ड्स। तो ये हिंदू एक्सप्लेन्स में आया है, अंडरस्टैंडिंग इंडियाज इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी। अब देखिए दोस्तों अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग की हम बात करें, तब इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या पर्पस है। देखिए हम बहुत सारा तेल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, कितने लाखों करोड़ों रुपए हम कितने फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे डिप्लीट होते हैं तेल बाहर से मंगाने से के लिए। और आपको पता है कि ऑयल कितना वोलेटाइल है, कमोडिटी है। अब लड़ाई चल रही है रशिया यूक्रेन की, तो ऑयल के प्राइसेस भी कितने वोलेटाइल बने हुए हैं। अब हम अपने पैसे बचा भी सकते हैं, इतना सारा ऑयल इंपोर्ट जो करते हैं बचा भी सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इथेनॉल ब्लेंडिंग के द्वारा। देखिए इथेनॉल ब्लेंडिंग कोई नई बात नहीं है, ये पिछले 20 सालों से इस चीज़ को इंडिया स्टडी कर रहा है, साइंटिफिकली इस चीज़ को इंडिया ने स्टडी करा है और इस दिशा के टुवर्ड्स अब मूव कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कर ही रहे हैं तो यूनियन कैबिनेट ने कुछ अमेंडमेंट प्रूव करी हैं टू द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। देखिए ऐसा है 2018 में ना ये तय किया गया था कि जो ब्लेंडिंग होगा इथेनॉल का पेट्रोल में वो 20% होगा बाय 2030। अब जो अमेंडमेंट करी है, अब उस अमेंडमेंट के द्वारा, अमेंडमेंट के चलते इस टारगेट को थोड़ा एडवांस कर दिया गया है। यानी कि पेट्रोल में जो इथेनॉल ब्लेंडिंग होगी 20%, वो 2030 तक नहीं 2025 के एडवांस कर दी गई है। देखिए इथेनॉल, जिसको इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, हाइड्रोकार्बन है जिसका जो कंबशन बहुत ज़्यादा होता है, और जब कंबशन होता है तो बहुत ऊर्जा जनरेट करता है, बहुत हीट जनरेट करता है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे फीजिबिलिटी स्टडीज़ की अगर हम बात करें, देखिए इसके गेन्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं। देखिए इथेनॉल को इजीली सोर्स किया जा सकता है शुगर केन से, मोलासेस से, मेज से, ठीक है। हमारे एग्रीकल्चर, देखिए कितना वाइड एग्रीकल्चर बेस है हमारा, शुगर केन यहाँ पे, शुगर यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होता है। और हमारी देखिए जो डिपेंडेंसी है पेट्रोलियम के ऊपर कितनी कम हो सकती है, पोल्यूशन लेवल्स भी कितने कंटेन हो सकते हैं। हालांकि साइंटिफिक स्टडी ये भी बताते हैं कि पोल्यूशन लेवल्स बिल्कुल इतने ड्रास्टिकली फॉल नहीं करेंगे, लेकिन चलो एटलीस्ट फॉरेक्स रिजर्व्स का तो हमारा फायदा होगा ना कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व थोड़े कम डिप्लीट होंगे। लेकिन फिर चिंता की बात यहाँ पे ये भी आती है कि इवन दो इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात यहाँ पे कर रहे हैं, इवन देन इट लीव्स बिहाइंड रेजिडुअल बाय प्रोडक्ट्स जो कि बहुत हार्मफुल हो सकते हैं और जो कि गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब मैंने अभी बोला कि पिछले 20 सालों से इसकी फीजिबिलिटी स्टडीज करी जा रही है, यानी कि ये नहीं कि 2017 या 18 में ही
इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात हमने शुरू करी है। अब 2001 से इंडिया इसकी फिजिबिलिटी को टेस्ट कर रहा है, ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की जहाँ पे बात करें, जहाँ पे 5% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है, 95% पेट्रोल और 5% इथेनॉल को सप्लाई किया गया था टू रिटेल आउटलेट्स। तो 2002 में दोस्तों इंडिया ने लॉन्च किया था पहली बारी इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम, और 5% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल सेल करना शुरू किया था, यानी कि 95% पेट्रोल था और 5% इथेनॉल था, इन 9 स्टेट्स एंड 4 यूटीज। अब स्विचिंग टू E20 यानी कि जो हमने टारगेट एडवांस करा है टुवर्ड्स 2025 ऑफ अचीविंग 20% इथेनॉल ब्लेंडेड इन द पेट्रोल। अब 2020 से इंडिया ने टारगेट अनाउंस किया था कि जी हम 10% ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल में इथेनॉल की बाय द एंड ऑफ 2022, और जो 20% ब्लेंडिंग होगी बाय 2030 होगी। अब लेकिन अब उसको एडवांस कर दिया, जैसे कि आपको पता है 2030 से अब 2025 को एडवांस कर दिया है, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम है इथेनॉल ब्लेंडिंग का, ये $4 बिलियन तक हमारे पैसे बचा सकता है। तो कितना सारा फॉरेक्स रिजर्व हमारा सेव हो सकता है, बिकॉज हम इतना इंपोर्ट कम करेंगे तेल का बाहर से। अगर करंट इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो 426 करोड़ लीटर्स हैं फ्रॉम द मोलासेस बेस्ड डिस्टिलरीज, और 258 करोड़ लीटर्स हैं फ्रॉम द ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज। तो ऑब्वियसली इसकी जो प्रोडक्शन है ये आने वाले समय में और बढ़ेगी। अगर हमने अपना टारगेट एम्बिशियसली सेट करा है ब्लेंडिंग का, तो इसकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। अब इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्या बताता है, देखिए, अब अगर हम बात करें यूएसए की, ब्राज़ील की, तो यहाँ पे ना एक फ्लेक्स फ्यूल्ड इंजन टेक्नोलॉजी फॉलो की जाती है, जहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो पूरी तरह से इथेनॉल पे ही रन करी जाती हैं, ठीक है। अब जो कॉस्ट है ऑफ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, जो यानी कि हम गाड़ियों की बात करें, और इवन 2 व्हीलर्स के अंदर भी ये ब्लेंड किया जाता है, नाउ दैट कुड कॉस्ट अबाउट ₹7, यानी कि अगर गाड़ी की कीमत की बात करें 17 से 25 हज़ार ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी गाड़ी, अगर आप तो फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी ले रहे हैं। अब जो ग्लोबल प्रोडक्शन है ऑफ द फ्यूल एथेनॉल वो कितना है, लगभग 110 बिलियन लीटर्स। लेकिन दोस्तों लगभग 84 to 85% जो अगर हम बात करें यूएस और ब्राज़ील की, तो इसमें से जो ग्लोबल प्रोडक्शन है इथेनॉल का, उसमें से यूएस और ब्राज़ील इकट्ठे 92 बिलियन लीटर्स ही प्रोड्यूस करते हैं, विच इज़ अराउंड अबाउट 84 to 85% ऑफ द ग्लोबल शेयर। अब जो प्राइसेस हैं, जो इथेनॉल ब्लेंडिंग की हम यहाँ पे बात करें, तो जो प्राइसेस है ऑफ द इथेनॉल प्रोड्यूस्ड इन इंडिया वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट इन यूएसए और ब्राज़ील। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हम एमएसपी पॉलिसी फॉलो करते हैं शुगर केन के लिए, ठीक है। एमएसपी जो पॉलिसी सरकार यानी कि जो एमएसपी प्रोवाइड करती है फार्मर्स को, तो उसके चलते यहाँ पे जो इथेनॉल के दाम हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की। देखिए, इथेनॉल की कंबशन ज़्यादा होती है दैन पेट्रोल, तो ऑब्वियसली ये अवॉइड करता है इमिशन सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन जो फिजिबिलिटी स्टडीज़ हो रही है, जो साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं, वो ये बताती हैं लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड्स में कोई रिडक्शन नहीं है, जो कि कॉज ऑफ कंसर्न है, बिकॉज वो भी ग्रीन हाउस गैस है। अब इंडिया को अपना टारगेट मीट करने के लिए कि जी 20% इथेनॉल ब्लेंडेड इन पेट्रोल रखना है बाय द ईयर 2025, तो हमको कम से कम 30,000 एडिशनल स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड को अंडर मेज कल्टिवेशन लेके आना पड़ेगा, जिससे हम इथेनॉल ऑब्टेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये बात भी आती है कि इतना सारा लैंड हम मेज कल्टिवेशन के अंदर लेके आएंगे, लेकिन आधे से ज़्यादा ये जो लैंड है इसको तो यूज़ किया जा सकता है क्लीन इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए फ्रॉम सोलर एनर्जी, तो ये कंटेंशन भी आ जाता है। और क्या आप जानते हैं, ये एक फैक्चुअल बात है कि 1000 किलो शुगर केन में से 100 किलो शुगर बनता है, ठीक है, और उसमें से 70 लीटर इथेनॉल आता है। लेकिन इसके लिए पानी कितना कंज्यूम होता है, 1600 to 2000 लीटर्स ऑफ वाटर। तो जैसे राइस वाटर इंटेंसिव बहुत है, उसी तरह से शुगर केन भी बहुत वाटर इंटेंसिव है, ठीक है। यानी कि दिस वुड मीन दैट 1600 to 2000 लीटर्स ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ शुगर। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जहाँ पे हम इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की बात कर रहे हैं, बिकॉज मेज़ है, शुगर केन है, मोलासेस है, यहाँ से हम इथेनॉल को अगर प्रोड्यूस करेंगे, ऑब्टेन करेंगे, तो उसके लिए हमको कल्टीवेशन बहुत बढ़ानी पड़ेगी। और अगेन शुगर केन कल्टीवेशन बहुत वाटर इंटेंसिव है, मेज़ कल्टीवेशन वाटर इंटेंसिव नहीं है, लेकिन शुगर केन कल्टीवेशन काफ़ी वाटर इंटेंसिव है। तो दोस्तों, जाने से पहले एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, यूपीएससी PYQ 2019 में आया था। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, double humped camel is naturally found in India only, one horned rhinoceros is naturally found in India only। कौन सा स्टेटमेंट सही है तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और क्वेश्चन फ्रेम फ्रॉम एडिटोरियल, इंक्रीजिंग बायोस्फीयर रिजर्व्स इन साउथ एशिया इज क्रिटिकल फॉर रियलाइजेशन ऑफ लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। कमेंट करिए इस स्टेटमेंट को 200 शब्दों में। और हाउ कैन पब्लिक हेल्थ एंड मैनेजमेंट कैडर्स PHMC can help India to make progress towards the national health policy goal of universal health coverage। इसको 200 शब्दों में कमेंट करिए। चलिए, सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द और एनालिसिस के साथ। तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।